हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का जो शैक्षणिक सत्र 2020-21 है, माह दिसंबर का असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है, ये आपके कक्षा 10वीं का है। विषय जो है वो विज्ञान है और इसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का जो है हम लोग आंसर आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे अच्छा असाइनमेंट आपको मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके श्वसन की प्रक्रिया को लिखिए। यही है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो नामांकित चित्र बनाना है जिसके लिए 3 नंबर और एक श्वसन की प्रक्रिया लिखना है जिसके लिए हमें 2 नंबर निर्धारित किया गया है। तो चित्र बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, ये जो चित्र है इसको आपको अच्छे से बना लेना है, बढ़िया से साफ सुथरा। ठीक है, और चित्र बनाने के बाद इसका जो नामकरण जो है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नासा क्षेत्र यानी नॉस्ट्रिल, और उसके बाद फिर नासा मार्ग है, फिर ग्रसनी है जिसे फेरिंग्स कहते हैं, फिर श्वास नली यानी ट्रेकिया, और लंग्स यानी कि आपके फेफड़े, या श्वसनी यानी कि ब्रोंकियाई। इसी तरह से डायफ्राम है और कुपिकाएँ, इतने को आपको बिल्कुल ही नामांकित करना है, इसमें से किसी भी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपको चित्र बनाने के बाद जो आपको लिखना है वो ये है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट जो पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सरल पदार्थ में टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, श्वसन वो प्रक्रिया नहीं है जिसमें आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, नहीं, ये कोशिकाओं में होता है। और आपको पता ही है कि श्वसन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवी और दूसरा होता है अवायवी, जिसे आप ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन भी कहते हो। ठीक है, तो जैसे कि वायवी श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और इस प्रकार के श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसीलिए इसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसमें 38 एटीपी क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का क्या होता है, वहाँ निर्माण होता है। और ये लिखने के बाद आपको जो है बिल्कुल ही ये समीकरण को लिखना है। ठीक है, क्योंकि श्वसन का समीकरण जब तक आप नहीं लिखोगे आपको मार्क्स जो है अच्छे से नहीं मिल पाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमको लिखना है C6H12O6 प्लस 6CO2, है ना। ये जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये 6CO2 और 6H2O और 38 ATP जो हमारे है एनर्जी, इसका निर्माण ये करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ से फिर से एक बार यहाँ तक कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए वायवी श्वसन का। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, तो हम दूसरा प्रकार भी देखते हैं, अवायवी श्वसन। अवायवी श्वसन जो होता है इसमें क्या है, यह श्वसन जो है ऑक्सीजन के अभाव में होता है। ठीक है, और तथा इसमें जो है भोजन का या भोज्य पदार्थ का क्या है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जिसके कारण से इसमें कम ऊर्जा बनती है। वहाँ 38 ATP बन रही थी, यहाँ कितने बनेगी, 2 ATP बनेगी, आप देख रहे हैं। और यह प्रक्रिया जो है कोशिका के कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, कोशिका के कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, जबकि वह प्रक्रिया जो होगी, ठीक है, ऑक्सी प्रक्रिया जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो ये बात भी। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसका जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोलॉजी का, वहाँ आपको श्वसन की सारी प्रक्रियाएं जो है एकदम विस्तार से पढ़ा दी गई है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिए। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको समीकरण लिख लेना है। ठीक है, ये जो समीकरण है आपको लिखना है C6H12O6, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ हमारा जो है पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, ये जंतुओं में है ये वाला समीकरण, और पौधों में जो यही समीकरण होता है तो वो हमारा इस तरह से बनता है। ठीक है, जिसमें आपका एथिल अल्कोहल और क्या बनता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, अब इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके 2 प्रमुख गुणों का और 2 उपयोग को लिखना है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है 2 प्रमुख गुण लिखना है और 2 प्रमुख उपयोग को लिखना है, और साथ में इसका डेफिनेशन देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे हम लोग देखें आंसर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O ना, इसको आप याद रखेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट लिखना है तो CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड का हो,
और यहाँ पे ट्वाइस करना है और उसके बाद फिर 1 आप H2O लगा सकते हैं। तो दोनों होता है, आपकी जो मर्जी है, या दोनों को लिखना है आपको, ठीक है, या करके इसी तरह से सेम लिखना है। और यदि इसमें हम लोग देखें, इसका रासायनिक गुण पूछा गया है, 2 रासायनिक गुण लिखना, तो अपने को 2 गुण लिख रहे हैं। तो यह जिप्सम जो है ना, यह जिप्सम यानी कि CaSO4, ठीक है, 2H2O को क्या करते हैं 100 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके इसे बनाया जाता है। पहला तो यही है, यानी कि इसको गर्म करेंगे तो ये इसका निर्माण हो जाता है। पहला गुण ये है, क्या गुण हुआ कि यह जिप्सम को गर्म करते हैं कितने पे, 100 सेंटीग्रेड ताप पर, तब इसका निर्माण होता है, ठीक है, ये बनाया जाता है को आप होता है लिख सकते हैं, इसका निर्माण होता है लिख सकते हैं। सेकंड हमारा है, इसे जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम प्राप्त हो जाता है, ठीक है, मतलब इसे फिर से किसे, हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से हम लोग जल में मिला दें तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग पूछा गया है, तो इसका उपयोग हमारे पास 2 पूछा गया था, 2 हम बता रहे हैं। इसका उपयोग जो है डॉक्टर जो होती है वो टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थित रखने के लिए करते हैं, पहला तो ये है। और सेकंड क्या करते हैं, मूर्ति, खिलौना या चाक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में लिखिए, ठीक है। तो एक निबंध की तरह आपको लिखना है, निबंध की तरह। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, एक तो आपको बताते हैं, ठीक है। हमने अपनी जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि की है कि बहुधा विनाश का जो कारण है वो यही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी धरती की आबादी बढ़ती जा रही, उपजाऊ भूमि व वनों की कटाई जो है उसमें भी बढ़ोतरी होती जा रही है, ठीक है, यहाँ बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे वन व भूमि जो है वो क्या होते जा रहे हैं, वो सिमटते जा रहे हैं। इसके अलावा हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में क्या हो गए हैं, शामिल हो रहे हैं, ठीक है, शामिल हो रहे हैं। तो सामाजिक व आर्थिक समस्याएं जो है वो उत्पन्न होगी। और विश्व के कल कारखानों के धुएं न केवल पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि ओजोन परत की जो मोटाई है, ठीक है, ओजोन परत की मोटी परत यानी कि जो कवच है उसको भी क्या कर रही है, जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी धरती को सुरक्षित करती है, उसे भी नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। साथ ही बहुधा वाहनों के जो प्रयोग से क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो खतरनाक गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, जो कि धरती के लिए विनाशकारी एवं प्रलयकारी क्या हो रही है, साबित हो सकती है। मानव कृतियों से निकलने वाले, यानी कि मानव जो अपने दैनिक जीवन में काम करते हैं उससे निकलने वाले जो कचरे को जो है नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे क्या होती है, जल प्रदूषित हो रहा है। इसी प्रकार से सभी तरह के जो प्रदूषण, जैसे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय जो प्रदूषण है, ये मानव के द्वारा पर्यावरण में की गई हस्तक्षेप के कारण ही क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है ना, जिस पर प्रतिबंध लगाना क्या है, अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, एक बार मैं फिर से ऊपर से आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों, और ये आपका स्क्रीनशॉट इतने में कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, बहुत ईजी है। साबुन और अपमार्जक में कोई 3 अंतर, तो 3 अंतर हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये 3 अंतर कौन कौन सा है, देखिए। सबसे पहला है, यह वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। कौन? साबुन, ठीक है। यहाँ पे साबुन हमारा क्या होता है, वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। जबकि अपमार्जक क्या है, अपमार्जक जो होता है वो सल्फोनिक, ठीक है, सल्फोलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सेकंड इसका है, यह कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देता। साबुन को आप जान रहे हो, मृदु जल के साथ ही अच्छे से झाग देता है और कठोर जल के साथ अच्छे से झाग नहीं देता है। जबकि अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग दे देता है, ठीक है। और थर्ड हमारा लास्ट जो है वो क्या है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जबकि ये क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट, ये प्रश्न क्रमांक 5 आपका है, मानव पाचन में निम्न की भूमिका बताइए। इसमें आपका दिया गया है एंजाइम, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर विलाई, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। आपको पता है सभी
एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। हाँ, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके क्लास में, आपके कक्षा में सभी जो कप्तान होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। लेकिन क्या सभी स्टूडेंट कप्तान होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह से सभी जो होते हैं एंजाइम वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, और ये इनका कार्य पूछा गया था, हम वो बताएंगे। जो कि क्या करते हैं, पाचन क्रिया के फलस्वरूप हमारे भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, बड़े से छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है हमारे मुख में ही जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइलिन है ना, लाइसोजाइम पाए जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि क्या करते हैं, पाचन क्रिया के फलस्वरूप हमारे भोज्य पदार्थों को बड़े से छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करती है, जिससे हमारा शरीर उसका उपयोग कर सके। ठीक है, क्योंकि जिस रूप में है उस रूप में तो हमारा शरीर उसको यूज नहीं कर पाता है, जिसके लिए पाचन की आवश्यकता हो जाती है। सेकेंड आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और ये क्या करता है, भोज्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, और साथ ही भोजन की अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ा करके भोजन की पाचन की जो तीव्रता है उसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, कहाँ निकलता है ये हमारे जो है ना, अमाशय कहा जाए, जो अमाशय होता है ना, इस तरह से यहाँ पे निकलता है ये HCl। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक, आगे देखिए, आगे है विलाई। ठीक है, विलाई यह कहाँ पाई जाती है, ये बड़ी आंत में पाई जाती है। ठीक है, तो यह बड़ी आंत की दीवारों में उपस्थित होता है एवं भोज्य पदार्थ में उपस्थित सभी उपयोगी पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण है ना, इसको क्या करती है, ये अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, आपको पता ही है ये कहाँ, हमारे जो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, तो इस बड़ी आंत की दीवारों में ये रुई के समान ऐसी संरचनाएं निकली हुई रहती है, जिसको क्या कहते हैं, विलाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और नेक्स्ट असाइनमेंट जब भी आए तब आपको जो है वो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।